अगर आप इस वक्त बिस्तर पर पड़े हैं या शायद चुपचाप अपने कमरे की किसी कोजी सी जगह पर बैठे हैं, तो बस थोड़ा सा गहरी सांस लीजिए। हाँ, वही धीमी लंबी सांस, क्योंकि आज की ये कहानी कोई तेज तर्रार एडवेंचर नहीं है। ये एक ऐसी रात है जहां बाहर हल्की ठंड है, कमरे में शायद आपकी एक धीमी सी पीली लाइट जल रही है और आप बस थोड़ा रिलैक्स होना चाहते हैं। तो आराम से लेट जाइए, कंबल को अपने हिसाब से सेट कर लीजिए और अपने दिमाग को बस धीरे धीरे ढीला छोड़ दीजिए, क्योंकि आज की हमारी रात की ट्रैवल जर्नी आपको ले जाने वाली है कश्मीर से लेकर लद्दाख तक, एक बेहद स्लो बर्फ से भरा हुआ सैकड़ों साल पुराना ट्रेड रूट, जहां ऊंचाइयां इतनी शांत हैं कि वहां हवा भी धीरे धीरे चलती है, जहां रातें इतनी ठंडी होती हैं कि इंसान अपने ही ख्यालों की आवाज सुन लेता है, और जहां सदियों पहले कारवां हफ्तों और महीनों तक चलते थे सिर्फ एक चीज के लिए, सिल्क, नमक, केसर, ऊन और कहानियां। तो आइए इस स्लीपी जर्नी की शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कारवां चलता था। कहानी की शुरुआत कश्मीर की वादियों का नींद से भरा सवेरा। आप सोचिए, कश्मीर की एक सुबह है, सर्द हवा है, ऊपर आकाश में हल्की धुंध लटकी हुई है और आगे कहीं बहुत दूर से घोड़ों की घंटियां बजने की आवाज आ रही है। वो आवाज धीमी, रिदमिक, ऑलमोस्ट हिप्नोटिक, जैसे वो कह रही हो, उठो नहीं, बस सुनते रहो। श्रीनगर के बाहर एक छोटा सा कस्बा हुआ करता था। नाम भले ही लोग बदलते रहते थे, पर कारवां वहीं इकट्ठा होते थे। यही वो जगह थी जहां से लद्दाख की उस लंबी, थकाऊ और ठंडी जर्नी की शुरुआत होती थी। वहां सुबह सुबह काफिले वाले अपने ऊंटों की रस्सियां चेक करते थे, घोड़ों पर लगे सामान को कसते थे और ठंडी हथेलियों से चाय के मिट्टी वाले प्यालों को पकड़कर थोड़ी गर्मी महसूस करते थे। लेकिन सबसे दिलचस्प चीज थी सिल्क के पैकेट, नरम, हल्के, चमकदार, छोटे छोटे बंडल, जिन्हें छूकर लगता था कि इंसान कोई सपनों की चीज पकड़ रहा हो। और इसी छोटे से कस्बे में रहता था हमारा आज का नैरेटर, एक शांत, धीमी आवाज वाला बूढ़ा कारवां मार्गी। नाम वो आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, क्योंकि स्लीपलेस हिस्टोरियन के अंदाज में नाम से ज्यादा कहानी मायने रखती है। मान लेते हैं उसका नाम है बाबा यूसुफ, एक ऐसा आदमी जो 60 साल से कश्मीर और लद्दाख के बीच उसी रास्ते पर चलता आया था। सर्दियों में, गर्मियों में, बारिश में, आंधी में, उसने हर मौसम को देखा था। बाबा यूसुफ की चाल हमेशा स्लो होती थी, लेकिन उसकी यादें हमेशा ताजा। कारवां की तैयारी, बर्फ और खामोशी की तरफ पहला कदम। आप सोचिए, ठंडी हवा है, उंगलियां थोड़ी सुन्न हैं और दूर पहाड़ियों पर सूरज अभी बस हल्का सा उगा है। यूसुफ की आदत थी, वो हर सफर से पहले अपने ऊंट की आंखों में देखता था। हाँ, ये अजीब लगता है, लेकिन कारवां वालों में ये एक तरह का भरोसा बनाने का तरीका था। उसका ऊंट दानिश सुबह सुबह बस उसे देख लेता था और ऐसा लगता जैसे कह रहा हो, चलो फिर एक और सफर। धीरे धीरे बाकी कारवां वाले अपने अपने हिसाब से तैयार हो रहे थे। कोई अपने जूतों में सूखी घास भर रहा था ताकि ठंड से बच सके, कोई अपने कंधे पर पड़े ऊनी शॉल को टाइट कर रहा था, और कोई बस धुंध में गायब होती सड़कों को देख रहा था, जैसे मन ही मन बोल रहा हो, आज का दिन लंबा है, बहुत लंबा। और जब सब तैयार हो गया तो बाबा यूसुफ ने अपनी धीमी आवाज में बस एक बात कही, चलो, हवा ठंडी है, रास्ता उससे भी ठंडा होगा। और फिर कारवां चल पड़ा, धीमे, बहुत धीमे, इतना धीमे कि आप चाहें तो उस चलने की आवाज पर ही सो जाएं। घोड़ों की टाप, ऊंटों की घंटियां, बर्फ पर पड़ते पैरों की नरम नरम आवाज, एक परफेक्ट स्लीपी साउंड ट्रैक। कश्मीर की आखिरी बस्ती और असली जर्नी की शुरुआत। कुछ घंटे चलने के बाद कारवां एक छोटे से गांव से गुजरा। गांव के लोग इन कारवां वालों के आदी थे। कुछ बच्चे दूर से हाथ हिलाते थे, कुछ बूढ़े लोग चुपचाप आकर दुआएं देते थे। सफर आसान हो, ऊपर वाले की नजर बनी रहे, बर्फ जल्दी मत पड़े। यूसुफ हर बार मुस्कुराकर उनकी बातों को सिर से स्वीकार करता था, क्योंकि उसे पता था ये बातें सिर्फ बातें नहीं होती थीं। इन रास्तों पर दुआ सच में काम आती थी। और जैसे जैसे कारवां गांव से आगे बढ़ता गया, सभ्यता की आवाजें धीरे धीरे पीछे छूटती गईं। अब बस हवा थी, बर्फ थी और पहाड़ थे। पहाड़ों की पहली चढ़ाई, नींद लाने वाला सन्नाटा। अगर आपने कभी बहुत ऊंचे पहाड़ों का सन्नाटा सुना है तो आप जानते होंगे कि वो सन्नाटा नींद से भी ज्यादा गहरा होता है। जब कारवां चढ़ाई पर पहुंचा
तो सबकी चाल और भी धीमी हो गई। यूसुफ ने अपने दानिश से कहा, आराम से, जल्दी नहीं है। और दानिश अपनी बड़ी बड़ी पलकों को झपकाकर ऐसा लगा जैसे बोला, जल्दी तो कभी होती ही नहीं। छोटी छोटी बर्फ की परतें घोड़ों के खुरों के नीचे नरमी से टूट रही थीं। दूर से हवा कभी कभी एक लंबा सा सिसकारी वाला झोंका छोड़ती थी, जैसे कोई पुराने किस्से सुना रही हो। और इस तरह कारवां धीरे धीरे पहाड़ों की पहली सीढ़ी पार कर रहा था। यूसुफ की पुरानी याद, पहली बार लद्दाख का रास्ता। जब चलना बहुत स्लो होता है तो इंसान के दिमाग में पुरानी यादें खुद ब खुद चलने लगती हैं। यूसुफ को याद आया जब वो पहली बार 15 साल की उम्र में इस सफर पर निकला था। वो उम्र जब इंसान को लगता है कि दुनिया को जीत लेगा। ठंड, अरे वो तो कुछ नहीं, लेकिन असली रास्ता किसी भी इंसान को धीरे धीरे नम्र बना देता है। पहली बार जब वो इस चढ़ाई पर चढ़ा था तो उसकी सांसें ऐसे अटकती थीं जैसे कोई सीने में रस्सी खींच रहा हो। उसका उस्ताद, एक और बूढ़ा कारवां मार्गी, उससे बोला था, बेटा, इस रास्ते को ताकत से नहीं, सब्र से जीतते हैं। आज 60 साल बाद भी यूसुफ वो लाइन नहीं भूला, और शायद उसी लाइन में इस पूरे सफर का असली मजा छिपा है। पहाड़ों में पहला पड़ाव, धीमी आग और गर्म चाय। काफी देर चलने के बाद कारवां आखिरकार एक छोटे से समतल हिस्से पर रुका। सूरज ढल रहा था, ठंडी हवा तेज होती जा रही थी और दूर के पहाड़ गुलाबी से नीले रंग में बदल रहे थे। कुछ लोग लकड़ियां इकट्ठा कर रहे थे, कुछ छोटे बर्तन निकाल रहे थे और कुछ थकान की वजह से बस वहीं बैठ गए। यूसुफ ने आग जलाई, धीमी, शांत और बिल्कुल वैसी जिसके सामने बैठकर नींद आने लगती है। थोड़ी देर में चाय की खुशबू फैल गई। उसमें इलायची नहीं थी, दूध ज्यादा नहीं था, चीनी थोड़ी थी, फिर भी वो चाय किसी जादू जैसी लगती थी, क्योंकि ठंड में हर चीज ज्यादा अच्छी लगती है। सब चुप बैठे थे, अपने अपने विचारों में खोए हुए, और बस आग की हल्की चरचराहट सुनाई दे रही थी। यूसुफ ने अपनी धीमी आवाज में कहा, ये तो बस शुरुआत है, असली बर्फ अभी आगे है। और हवा ने जैसे उस लाइन को पकड़कर और धीमे सुर में दोहरा दिया, असली बर्फ अभी आगे है। कारवां उस छोटे से ठंडे पड़ाव पर धीरे धीरे रात गुजार रहा था। आग अब बड़ी नहीं थी, बस छोटी छोटी नारंगी लपटें राख में छिपकर जल रही थीं। हवा में लकड़ी की जलती खुशबू और दूर कहीं बर्फ के ऊपर चलते किसी जानवर की हल्की, बहुत हल्की आवाज। ये वो माहौल था जहां इंसान चाहे जागने की कोशिश करे, फिर भी आधी नींद में ही रहता है। यूसुफ अपनी ऊनी शॉल में लिपट कर बैठा था। उसका चेहरा आग की टिमटिमाती रोशनी में हल्का हल्का चमक रहा था। उसने बाकी कारवां वालों को देखा। सब लगभग आधे सोए हुए थे। किसी की गर्दन झुकती जा रही थी, कोई कंधे से सिर टिकाकर धीमे धीमे खर्राटे ले रहा था, और कोई चुपचाप आग को घूरता हुआ अपने ही ख्यालों में खोया था। ये रात ऐसी ही होनी थी, धीमी, ठंडी और थोड़ी सी आधी नींद वाली। लेकिन सुबह कुछ और लेकर आने वाली थी। सुबह की पहली हलचल और हवा में घुलता सफेद कोहरा। सूरज अभी पूरा निकला भी नहीं था कि हवा में एक बेहद हल्का दूध जैसा कोहरा फैलने लगा। पहाड़ों में कोहरा कोई नई चीज नहीं, लेकिन आज हवा कुछ अलग थी। यूसुफ ने अपने हाथों को रगड़कर कोहरे को महसूस किया। ये जोजिला का संकेत है, उसने धीमे से कहा। जोजिला वो जगह जो कारवां वालों के लिए हमेशा डर और इज्जत का मिश्रण रही है। वो ऊंचा दर्रा जो कश्मीर से लद्दाख जाने वाले हर ट्रेडर का इम्तिहान लेता था, क्योंकि वहां सिर्फ ठंड नहीं थी, सिर्फ बर्फ नहीं थी, वहां हवा भी सीधे चेहरा काटती थी, और कोहरा वो तो रास्ता ही निकल लेता था। कारवां की तैयारी, चीजें टाइट बांधी जाती हैं। आज सुबह सब थोड़ा ज्यादा चुप थे। कोई फालतू बात नहीं, कोई हंसी नहीं, कोई जोक नहीं, क्योंकि हर इंसान जानता था कि आज का दिन थोड़ा मुश्किल है। ऊंटों के सामान को ज्यादा कसकर बांधा जा रहा था। रस्सियों की आवाज धीमे धीमे क्र क्र करती जाती थी। घोड़ों की पीठ पर ऊनी कंबल डाले गए और ऊपर से हल्के चादरें, ताकि ठंड थोड़ा रुके। यूसुफ अपना पुराना नक्शा देख रहा था। उस नक्शे में सीधे रास्ते नहीं थे, बस पेंसिल से बने हल्के हल्के निशान थे जो बताते थे कि कहाँ चढ़ाई ज्यादा है, कहाँ ढलान अचानक आती है और कहाँ हवा इतनी तेज चलती है कि इंसान को घुटने टेक कर चलना पड़ता है। नक्शा इतना पुराना था कि कुछ लाइनों को देखकर लगता था जैसे वो
हवा में खुद ब खुद धुंधले हो गए हों। यूसुफ ने थोड़ी देर उस नक्शे को देखा और फिर उसे मोड़कर अपनी जेब में रखा। धीमे से बोला, चलते हैं। जोजिला की चढ़ाई, धीमे कदम, भारी सांसें, कारवां कोहरे के अंदर घुसता चला गया। पहाड़ों की ढलान धीरे धीरे नहीं, अचानक तीखी होने लगी। ऊंट अपने बड़े पैरों को बहुत सोच समझ कर रख रहे थे। उनका हर कदम ऐसा लगता था जैसे वो बर्फ के नीचे छिपी हुई सतह को पहले महसूस कर रहे हों, फिर आगे बढ़ रहे हों। घोड़े थोड़ा झुके हुए, थोड़ा कांपते हुए, लेकिन लगातार चलते जा रहे थे। और इंसान, उनकी सांसें हर कदम के साथ और भारी होती जा रही थीं। ठंडी हवा फेफड़ों को ऐसे चुभती थी जैसे कोई अंदर से पतली बर्फ की सुई चला रहा हो। लेकिन फिर भी कदम धीमे ही थे। इस सफर में जल्दी करना सबसे बड़ा खतरा था। पहाड़ी का वो मोड़ जहां जिंदगी और मौत एक दूसरे को सलाम करते हैं। चढ़ाई के कुछ घंटे बाद कारवां एक ऐसे हिस्से पर पहुंचा जहां रास्ता इतना पतला था कि दो लोग साथ साथ भी नहीं चल सकते थे। बाईं तरफ ऊंची चट्टानें, दाईं तरफ सीधे नीचे गहरी खाई और सामने कोहरा। यूसुफ ने हाथ उठाकर सबको रुकने का इशारा किया। धीरे चलो, घुटने डीले मत करना, उसने धीमे से कहा। इंसान तो संभल जाते हैं, लेकिन ऊंटों को रोकना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए दानिश हमेशा सबसे आगे चलता था, क्योंकि वो समझदार था। यूसुफ उसे हल्की हल्की चुटकी से रास्ता महसूस कराता था। हवा अचानक से तेज हुई। ऐसा लगा जैसे पहाड़ ने एक गहरी सांस ली हो। उस झोंके ने कारवां के 2-3 सदस्यों को हल्का सा लड़खड़ाया भी। किसी ने चट्टान को पकड़कर खुद को संभाला, किसी का घोड़ा थोड़ा फिसला, लेकिन जल्द ही काबू में आ गया। यूसुफ ने कोहरे को घूर कर कहा, यही है असली जोजिला। चट्टानों की आवाज, माउंटेन्स की अपनी भाषा। जैसे जैसे कारवां उस पतले रास्ते से गुजर रहा था, पहाड़ियों से कभी कभी छोटी छोटी आवाजें आती थीं। ऐसा लगता था जैसे कोई ऊपर की तरफ पत्थर हल्का सा सरका रहा हो। कभी टप, कभी टक। ये आवाजें बहुत मामूली थीं, लेकिन ऐसे माहौल में उनका मतलब बहुत बड़ा होता था, क्योंकि जहां बर्फ और चट्टानें साथ हों, वहां कभी भी छोटा पत्थर बड़े खतरे की शुरुआत हो सकता है। यूसुफ इन आवाजों का मतलब जानता था। उसने सिर्फ इतना कहा, रास्ता थोड़ी देर में बदलेगा, तैयार रहना। बाकी लोग चुपचाप सिर हिलाते रहे। बर्फ की दीवार और वो हिस्सा जिसे कारवां बस दुआओं से पार करता था। कुछ आगे जाकर रास्ता एक बड़े बर्फीले टनल सा लगने लगा। बर्फ दोनों तरफ ऊंची दीवारों की तरह थी। हवा वहां और ज्यादा ठंडी थी। आवाजें गूंज कर लौट रही थीं। घुड़सवार की सांस, ऊंट की घंटी या कदमों की हल्की थाप, सब बर्फ से टकराकर दोबारा सुनाई दे रहे थे, जैसे कोई धीमी सी धुन बज रही हो। यूसुफ ने दीवारों को देखते हुए कहा, यह हिस्सा जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी, क्योंकि ये वो जगह थी जहां कभी कभी बर्फ खुद ब खुद बिना आवाज के नीचे आ जाती थी। इसीलिए यहां बोलना कम से कम रखा जाता था। कारवां लगभग फुसफुसाहट में चलता रहा। छोटी एवलांच, लेकिन कारवां बच गया। बिल्कुल बीच में अचानक कहीं ऊपर से धर जैसी आवाज आई। सब रुक गए। फिर कुछ छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े दीवारों से गिरते हुए रास्ते पर आ गए। कोई चीखा नहीं, कोई भागा नहीं, सब बस खड़े रहे। यूसुफ ने ऊपर देखा, फिर उसने अपना हाथ उठाकर कहा, ठीक है, छोटी थी, हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन सबके चेहरों पर थोड़ा डर था, थोड़ी थकान थी और थोड़ी इज्जत भी इस पहाड़ी की ताकत के प्रति। जोजिला पार और दूसरी तरफ का शांत नीला आसमान। करीब 1 घंटे बाद कोहरा धीरे धीरे हल्का होने लगा। ऊपर का आसमान अब नीला दिखने लगा। ठंड अभी भी थी, पर हवा का रंग बदल रहा था। यूसुफ ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और मुस्कुराया। हम पार हो गए, उसने धीमे से कहा। बाकी कारवां वालों के कंधे ढीले पड़ गए, जैसे उन्होंने एक लंबी सांस बाहर छोड़ी हो। अब सामने लंबा खुला शांत पठार था, जहां हवा थोड़ी स्थिर थी, जहां बर्फ थोड़ी नरम थी और जहां खतरा थोड़ा कम था। यूसुफ ने दानिश की गर्दन थपथपाई। शाबाश, अब सफर आसान है। कारवां धीमी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। पहाड़ों के उस कठिन हिस्से के पार, जैसे हवा भी कह रही थी, अब सो जाना आसान है।
जोजिला के पार और हवा का बदलता हुआ मूड। जोजिला की लंबी थकाने वाली चढ़ाई पार करने के बाद कारवां एक ऐसी घाटी में उतर रहा था जो अपनी खामोशी के लिए मशहूर थी। ड्रेस ये जगह सिर्फ अपनी ठंड के लिए ही नहीं बल्कि उस शांत माहौल के लिए भी जानी जाती थी जहां हवा भी धीमी चलती है और आवाजें भी जैसे खुद को थोड़ा रोक कर निकलती हैं। कारवां का हर सदस्य हल्का सा रिलैक्स था। उनके कदमों में थकान तो थी लेकिन अब डर कम था। ऊंची पहाड़ियां दोनों तरफ दीवारों की तरह खड़ी थीं। उनकी छाया बर्फ पर लंबी नीली लकीरें बना रही थीं। ये घाटी दिन में भी ऐसी लगती थी मानो रात अभी पूरी तरह गई ही न हो। यूसुफा घाटी की तरफ देखकर बोला, यहाँ हवा थोड़ी अलग होती है, कम बोलती है, ज्यादा सुनती है। बाकी लोग चुपचाप उसकी बात से सहमत होते हुए सामने देखते रहे। ड्रास का रास्ता जहां बर्फ खुद कहानी बनाती है। जैसे जैसे कारवां घाटी के अंदर पहुंचता गया बर्फ के पैटर्न बदलने लगे। कहीं वो बिल्कुल सपाट किसी सफेद चादर की तरह थी, कहीं हल्की सी लहरों वाली जैसे हवा ने उसे धीरे धीरे छुआ हो, और कहीं छोटे छोटे ऊंचे हिस्से थे जैसे बर्फ ने किसी पुराने रास्ते को ढककर नया शेप बना दिया हो। ऊंटों की घंटियों की आवाज इस घाटी में और भी शांत लग रही थी, जैसे वो दूर तक फैल जाती हो फिर धीरे धीरे खत्म हो जाती हो। घोड़ों के कदम बर्फ पर फ्रफ फ्रफ की धीमी आवाज कर रहे थे। यूसुफ को हर बार यह वैली एक नई लगती थी। कभी लगती थी जैसे बर्फ ने पूरी दुनिया को थाम रखा हो, कभी लगती थी जैसे यहाँ वक्त भी धीमा पड़ गया हो। धीमी दोपहर और कारवां की छोटी बातचीतें। दोपहर बहुत हल्की थी, सूरज निकला था लेकिन उसकी रोशनी ऐसी थी जैसे वो बर्फ की मोटी परत के पार फिल्टर होकर आ रही हो। कारवां वाले थोड़ा थोड़ा बात करते जाते थे। अच्छा खाना कहाँ मिलेगा, लद्दाख में किस ट्रेडर ने कितनी ऊन खरीदी, किस जगह का नमक इस साल बेहतर चल रहा है। लेकिन बातचीत हमेशा धीमी, ज्यादातर आधा मिनट बोलना फिर आधा मिनट बस चुप रहना। यह जगह ही ऐसी थी चाहे इंसान चाहे जोर से बोल नहीं पाता था, क्योंकि यह घाटी अपनी आवाज खुद चुनती थी। ठंडी हवा लेकिन सुनहरी रोशनी। दोपहर धीरे धीरे शाम की तरफ ढलने लगी। सूरज पहाड़ों के पीछे जा रहा था और उसकी रोशनी ऐसी लग रही थी जैसे किसी ने आसमान में सोने की पतली परत फैला दी हो। बर्फ उस रोशनी को पकड़कर हल्के हल्के चमक रही थी। यूसुफ ने आसमान की तरफ देखा और थोड़ा मुस्कुराया। आज रात हमें यहां ही कैंप करना पड़ेगा, उसने कहा। बाकी लोग तुरंत सहमत हो गए, क्योंकि ड्रास की रातें कठोर होती हैं लेकिन सुरक्षित होती हैं। चट्टानों से ढकी, हवा से बची हुई, और सबसे जरूरी यहां दूर दूर तक कोई एवलांच जोन नहीं था। स्नो कैंप की तैयारी स्लोली साइलेंटली कारवां ने एक ऐसे हिस्से पर कैंप लगाने का फैसला किया जहां जमीन थोड़ी सख्त थी और हवा थोड़ी कम तेज। सबसे पहले ऊंटों और घोड़ों के पैरों से हल्की बर्फ हटाई गई ताकि जगह साफ रहे। फिर 2 बड़े तंबू धीमे धीमे लगाए गए। ठंडी हवा में कपड़े की हर हरकत फ्र फ्र जैसी आवाज करती थी। लकड़ियां बहुत मुश्किल से मिलीं, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर पेड़ नहीं उगते। लेकिन कारवां हमेशा सूखी लकड़ी साथ रखता था जो अमरनाथ वैली के पास खरीदी जाती थी। एक छोटा सा चूल्हा बनाया गया। बर्फ को थोड़ा हटाकर नीचे पत्थर जमा करके आग धीमे धीमे जली, और जैसे ही पहली नारंगी लपट उठी सबने एक छोटी सी राहत की सांस ली। यूसुफ बोला, रात लंबी होगी पर सुंदर भी। नाइटफॉल इन ड्रास। दुनिया धीरे धीरे काले रंग में बदलती है। जैसे जैसे सूरज पूरी तरह गायब हुआ, आसमान नीले से गहरे नीले और फिर काले में बदल गया। लेकिन ये काला डरावना नहीं था। यहाँ का काला बहुत शांत होता है, जैसे हवा कह रही हो, आराम से बैठो, जल्दी मत करो। कारवां का चूल्हा अब थोड़ा तेज जल रहा था। उसकी लपटें तंबू की दीवारों पर हल्के हल्के झिलमिला रही थीं। ऊंटों की सांस ठंड में सफेद धुएं की तरह ऊपर उठती और हवा में गायब हो जाती। घोड़े चुपचाप खड़े थे, बस कभी कभी हिलकर अपने शरीर को ठंड से बचाने की कोशिश करते। यूसुफ आग के पास बैठा एक छोटा बर्तन गर्म कर रहा था। उसमें नमक, थोड़ी सूखी सब्जी
और थोड़ा पानी था। कोई शानदार खाना नहीं, लेकिन ऐसी रातों में गरम सूप ही सबसे बड़ी दौलत होता है। धीमी बातचीत रात की हवा में घुलती हुई। जब खाना तैयार हो गया तो सबने छोटे छोटे कटोरों में गरम तरल पिया। गर्माहट गले से नीचे उतरती और शरीर को थोड़ा रिलैक्स कर देती। धीमे धीमे कुछ बातचीत हुई। किसी ने पूछा, लद्दाख में इस बार ऊन की कीमत क्या होगी? दूसरे ने कहा, काम गांव के पास अब नए मर्चेंट आ गए हैं। किसी ने अपने पुराने सफर की एक हाफ फॉरगॉटन कहानी सुनाई, जिसमें उसने बर्फीले तूफान से किस तरह बचाव किया था। ये बातें हंसी वाली नहीं थीं, न ही बहुत सीरियस, बस धीमी नींद सी बातें, जैसी कोई रात आपसे खुद करवाती है। आसमान का धीमा जादू, मिल्की वे की लंबी सफेद लाइन। रात अब और गहरी हो गई थी। यूसुफ तंबू से बाहर आया और आसमान की तरफ देखा। तारे इतने साफ दिख रहे थे जैसे किसी ने काली स्याही के ऊपर चमकते कण बिखेर दिए हों। और फिर सीधे ऊपर से एक लंबी सफेद पट्टी, मिल्की वे। वो पट्टी इतनी साफ थी कि लगा जैसे किसी ने आसमान पर एक सड़क खींच दी हो। यूसुफ ने हाथ जेब में डालकर धीरे से सांस ली। ये नजारा, हाँ, ठंडा था, कठोर था, लेकिन सुंदर भी था। ऐसा जिसे देखो तो दिल थोड़ा धीरे धीरे धड़कने लगता है। स्नो ब्लैंकेट साइलेंस और रुक जाने वाला वक्त। रात का आखिरी हिस्सा सबसे शांत होता है। कारवां तंबू के अंदर धीमे धीमे सो रहा था। आग अब राख में बदल रही थी, लेकिन उसकी गर्मी अभी भी बाकी थी। बाहर की दुनिया एक सफेद चादर के नीचे पूरी तरह सो चुकी थी। कभी कभी दूर से बर्फ के हल्के क्रैक की आवाज आती, जैसे कोई धीरे से करवट ले रहा हो। यूसुफ अपनी आंखें बंद करते हुए धीमे से सोच रहा था, कल का रास्ता लंबा है, लेकिन आज की रात काफी है आराम करने के लिए। धीरे धीरे उसकी सांसें भी इस वैली की हवा की तरह धीमी हो गईं। अगर आप अब भी जाग रहे हैं तो एक गहरी सांस लीजिए। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि हमारी इस रात की धीमी से घूमती हुई बर्फ में लिपटी कहानी अब उन जगहों में पहुंचने वाली है जहां हवा इतनी हल्की है कि आपका दिमाग थोड़ा सुस्त हो जाए और कदम अपने आप ही धीमे पड़ जाए। तो चलिए कारवां के साथ आगे बढ़ते हैं। कश्मीर की घाटी बहुत पीछे छूट चुकी है और अब रास्ता उस ऊंचाई की तरफ है जहां कई 100 सालों से सिर्फ हिम, हवा और खामोशी का राज है। ऊंचाई का पहला झटका, सांस जो आधी रह जाए। जैसे जैसे कारवां ऊपर चढ़ता है, हवा में ठंड बढ़ती जाती है, लेकिन उससे भी ज्यादा एक अजीब सी हल्कापन आने लगता है। ऊंचाई का असर। काफी आगे चल रहे बुजुर्ग कारवां लीडर करामत खान सबसे पहले इसे महसूस करते हैं। गहरी सांस लेने की कोशिश, और सांस बीच में ही अटक जाती है। एक पल के लिए वो रुकते हैं, नीचे देखते हैं, फिर आसमान की तरफ, और बहुत धीमी आवाज में कहते हैं, बस यहीं से असली सफर शुरू होता है। उनकी बातें हवा में उड़ जाती हैं, लेकिन पीछे चल रहे लोग ऊंचाई की ठंड से लाल पड़े चेहरों के साथ उनके कदमों की रिदम पकड़कर आगे बढ़ते रहते हैं। ये वो हिस्सा है यात्रा का जहां लोग बात करना छोड़ देते हैं। हर सांस एक मेहनत होती है, हर कदम एक छोटी सी लड़ाई। ऊंचाई, बर्फ, पत्थर और शांत हवा सब मिलकर इंसान को याद दिलाते हैं कि प्रकृति बद्दी मजबूत है और इंसान उससे बस थोड़ी देर के लिए ही जीत सकता है। तंग रास्ते और नीचे गहरी खाई। ऊपर बढ़ते ही रास्ता चौड़े से तंग होने लगता है। पहले जहां 10-12 घोड़े एक साथ चल सकते थे, अब मुश्किल से 2-3 जानवर एक लाइन में चल पाते हैं। बाएं तरफ पहाड़ का सीधा बदन और दाएं तरफ गहरी खाई, इतनी गहरी कि नीचे झांकने की हिम्मत भी ना हो। बर्फ के ऊपर घोड़ों के खुर धीमे धीमे फिसलने लगते हैं। लोग अपने अपने मफलर कसकर पकड़ डीएच लेते हैं। कभी अचानक से पत्थर ढलान से टूटकर नीचे गिरते हैं और उनकी आवाज कुछ ही सेकंड में खाई में खो जाती है। कारवां का हर सदस्य जानता है, एक गलत कदम और सब खत्म। लेकिन फिर भी इस खतरे में एक अजीब सा सुकून है, जैसे पहाड़ आपको अपनी परीक्षा दे रहा है और आप धीरे धीरे उस टेस्ट को पास कर रहे हैं। हवा में एक पुरानी खुशबू, सूखे चूल्हों का देश। थोड़ी दूरी चलने के बाद कारवां एक जगह रुकता है जिसे लोग कई पीढ़ियों से सुराई मोड़ कहते हैं। यह नाम क्यों रखा गया, इसका ठीक जवाब कोई नहीं जानता, पर शायद इसलिए क्योंकि यहाँ हवा में दूर कहीं किसी पुराने चूल्हे की हल्की सी महक आती है, जैसे किसी ने बहुत पहले यहाँ रोटी सेंकी हो, जैसे इस मोड़ पर एक पूरा गांव कभी रहा हो।
हालांकि वहां आज सिर्फ सूने पत्थर पड़े हैं, लेकिन जब आप पहाड़ों में हफ्तों तक चलते हैं तो छोटे छोटे एहसास भी गहरी यादें बना देते हैं। कारवां के कई लोग इसी मोड़ पर पहली बार महसूस करते हैं। घर बहुत पीछे छूट चुका है, ऊपर से गिरती बर्फ, सफेद चादर की धमकी। कुछ ही देर बाद हल्की हल्की बर्फ गिरने लगती है। पहले तो ये खूबसूरत लगती है, जैसे आसमान आपके लिए कोई स्लो मोशन शो कर रहा हो, लेकिन पहाड़ों में बर्फ का असली रंग धीरे धीरे सामने आता है। फिसलन, सर्द हवा और सबसे बड़ी दुश्मन नींद। बर्फ के बीच चलते हुए घोड़े और आदमी दोनों ही अक्सर थकान में ऐसा महसूस करते हैं जैसे आंखें अपने आप बंद हो जाएंगी। इस खतरनाक नींद को कारवां वाले सफेद मौत कहते हैं, क्योंकि अगर कोई बर्फ में चलते चलते सो गया तो वो शायद कभी जागे ही नहीं। इसलिए करामत खान बीच बीच में सबको आवाज लगाते रहते हैं, आंखें खोलो, चलो, कदम मत धीमे होने दो। उनकी आवाज हवा में लंबी खींचती है और कारवां एक रिदम पकड़े आगे बढ़ता जाता है। ऊंचे देवदार की आखिरी नजर, कहीं आगे जाकर पेड़ गायब हो जाते हैं। कश्मीर की हरियाली अब सिर्फ याद है। ये एक अजीब सा पल होता है जब आपको अचानक समझ आता है कि आप सच में बहुत ऊपर आ चुके हैं, इतना ऊपर कि पेड़ भी यहां नहीं उग पाते। सिर्फ पत्थर, सिर्फ बर्फ, सिर्फ हवा की सीटी जैसी आवाज। यही वो लम्हा है जब कई लोग चुपचाप रुकते हैं, आखिरी देवदार को देखते हैं और महसूस करते हैं अब अगला हर कदम एक नई दुनिया में जाने जैसा है। कारवां की रात, कंबल, छोटी आग और अनदेखा डर। रात होते होते तापमान अचानक नीचे गिर जाता है। कारवां एक जगह रुकता है जहां 3 बड़े पत्थर हवा से बचाव करते हैं। 3 तरफ से पहाड़ और चौथी तरफ गहरे आसमान में टिमटिमाते तारे। छोटी छोटी आग जलाई जाती है, लेकिन ऊंचाई की हवा आग को भी चैन से नहीं जलने देती। लोग अपने ऊनी कंबल कसकर लपेट लेते हैं। किसी के हाथ कांप रहे होते हैं, किसी की नाक लाल पड़ चुकी होती है। सब जानते हैं आज की रात असली टेस्ट है, क्योंकि यहाँ की रातें आदमी को बहुत छोटे सा महसूस करा देती हैं। हर आवाज बहुत साफ सुनाई देती है। किसी घोड़े का पैर हिलना, किसी याक की सांस, हवा के बीच एक हल्की सी सीटी। नींद आती तो है, पर नींद में एक हल्का डर बसा रहता है, कहीं बर्फ और ठंड सुबह देखने का मौका ही ना दे। करामत खान का किस्सा, रास्ता एक बार छोड़ा तो वापस नहीं मिलता। आग की हल्की लपटों के बीच करामत खान अपने हाथ सेंकते हुए बोलते हैं, इस रूट पर सबसे बड़ी गलती होती है रास्ता भूल जाना। उनकी आवाज धीमी है, लेकिन सब सुनते हैं। कई कारवां ऐसे भी आए जो घुड्डों की लाइन से थोड़ा हटे और फिर कभी वापस ना दिखे। पहाड़ की बर्फ रास्ते को ऐसे मिटा देती है जैसे कभी था ही नहीं। ये कहानी आधी डराती है, आधी नींद लाती है, क्योंकि यही तो रात का माहौल है, भय और सुकून का एक धीमा सा मिश्रण। सुबह की पहली किरण बर्फ को सुनहरा बना देती है। जैसे ही सुबह होती है, सूरज की पहली किरण पहाड़ों की बर्फ पर गिरती है और वह नजारा वाकई जैसे किसी पुराने पेंटिंग जैसा लगता है। सफेद बर्फ पर सुनहरी रोशनी, पत्थरों पर हल्की भाप, कारवां के थके हुए चेहरे पर थोड़ी सी गर्माहट। एक पल के लिए सब इस सुंदरता को चुपचाप देखते हैं, क्योंकि इस ऊंचाई पर सुबह मिलना भी किसी इनाम जैसा है। और अब आगे की चढ़ाई। हाँ, कुछ पल की गर्माहट मिल गई है, लेकिन रास्ता अभी खत्म नहीं हुआ है। अब कारवां उस हिस्से की तरफ बढ़ेगा जहां हवा इतनी पतली है कि लोग बात करने से भी बचते हैं। खालदार, जांस्कर और आगे की बर्फीली चढ़ाई, इन जगहों में पहाड़ इंसान की परीक्षा और कठिन करते जाते हैं। लेकिन यह कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, जैसे रात की हवा, जैसे बर्फ का गिरना, जैसे कोई सपना जो सच भी लगता है और दूर भी। अगर आप अब भी जाग रहे हैं तो बस हल्का सा करवट बदलिए, कंबल को कंधों तक खींच लीजिए, क्योंकि इस हिस्से की कहानी बहुत ठंडी है। इतनी ठंडी कि सिर्फ सुनने से ही आपकी सांस में धुंध बनने लगेगी। हम अब कारवां के साथ उस जगह पहुंच चुके हैं जहां पहाड़ अपने असली तेवर दिखाना शुरू करते हैं। जांस्कर की ऊंचाई, जहां हवा इतनी पतली है कि आवाज भी आधी रह जाती है। जांस्कर की घातक खामोशी। जैसे ही कारवां जांस्कर की तरफ मुड़ता है, एक अजीब सी चुप्पी महसूस होती है। ये वो चुप्पी नहीं जो कश्मीर की रातों में होती थी। ये एक भारी दबाव वाली चुप्पी है, जैसे हवा खुद बोलना बंद कर चुकी हो। लोग एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। सारी ऊर्जा कदमों में लगा दी जाती है। बर्फ इतनी सख्त है कि घोड़ों के खुर उस पर पड़ते हैं तो आवाज ऐसी आती है जैसे आप किसी पुराने लोहे को ठोक रहे हों। ठक ठक ठक, एक धीमी रिदमिक ध्वनि जो पहाड़ों में गूंजती है। सांस लेना मुश्किल,
हवा की थोड़ी सी कमी का डर। ऊंचाई बढ़ती है और सांसें उखड़ने लगती हैं। मुंह से निकली भाप तुरंत हवा में गायब हो जाती है। लोग अपने मफलर और भी कसकर बांध लेते हैं, लेकिन चेहरे की लाली बढ़ती जाती है। करामत खान सबसे आगे चलते हुए रुकते हैं। वो अपना हाथ उठाकर सबको संकेत देते हैं, रुको, थोड़ी देर रुक जाओ। उनकी सांस भी तेज है, लेकिन वो शांत आवाज में कहते हैं, यहाँ गलती सिर्फ कदम की नहीं होती, गलती होती है सांस की। उनके शब्द हवा में उड़ते हैं। सब लोग 5-5 मिनट तक सिर्फ धीमी सांस लेते हैं, अपनी तरह हवा को समायोजित करते हैं। हर कोई जानता है ऊंचाई का खेल बहुत खतरनाक होता है, और यहाँ हवा आपकी दोस्त नहीं, आपकी परीक्षा है। बर्फीले पुल, जहाँ नीचे सिर्फ सन्नाटा है। अब रास्ता ऐसे हिस्सों से गुजरता है जहाँ पत्थरों के बीच प्राकृतिक बर्फीले पुल बने होते हैं। ये पुल इतने पुराने होते हैं कि शायद दशकों से यहाँ खड़े हैं, और इतने खतरनाक कि किसी को पता नहीं कि कब टूट जाए। कारवां धीरे धीरे, लगभग सांस रोककर इन पुलों को पार करता है। आप नीचे देखते हैं तो एक गहरी खाई, इतनी गहरी कि आंखें उसकी तली तक नहीं पहुंच पाती। बर्फ पार करते समय घोड़ों के खुर हल्के से दबी हुई बर्फ पर सरकते हैं। अगर कहीं बर्फ में दरार पड़ जाए तो नीचे का पूरा हिस्सा धड़ाम से गिर सकता है। इस हिस्से से गुजरते समय लोग अपने दरी पर पड़े नमक को हाथ में लेकर फूंकते हैं। यह प्रथा कई पीढ़ियों से चली आ रही है। बर्फ को मनाना शायद यह सिर्फ एक आदत है, लेकिन पहाड़ों में हर आदत किसी वजह से बनी होती है। जांस्कर की हवा इतनी तेज कि जानवर भी सहम जाए। जैसे ही दोपहर ढलती है, जांस्कर की प्रसिद्ध हवा शुरू होती है। एक लंबी सीटी जैसी आवाज, जैसे किसी ने दूर पहाड़ पर एक विशाल बांसुरी बजा दी हो। यह हवा इतनी तेज होती है कि किसी के गाल पर ऐसे पड़ती है जैसे किसी ने बर्फीली छुरी चला दी हो। लोग अपने चेहरे को ढक लेते हैं, लेकिन फिर भी हवा अंदर घुस ही जाती है। कुछ घोड़े डरकर थोड़ा पीछे हटते हैं। उनकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, सांसें तेज हो जाती हैं। करामत खान एक डंडे से आवाज करते हैं, टॉक टॉक टॉक। यह आवाज जानवरों को शांत करने का पुराना तरीका है। धीरे धीरे घोड़े लाइन में वापस आते हैं। एक पुराना मठ, पहाड़ की गोद में छुपा घर। जांस्कर के इस रास्ते में एक छोटा सा मोड़ आता है जहां दूर से एक पुरानी इमारत दिखती है। ये एक छोड़ा हुआ मठ है। सदियों पहले यहाँ लोग रहते थे, पूजा करते थे। आज सिर्फ दीवारें बची हैं। दीवारों पर रंग उखड़े हुए हैं, पत्थर जगह जगह टूट चुके हैं, लेकिन हवा के बीच आप महसूस कर सकते हैं यहाँ कभी आवाजें थीं, यहाँ किसी ने दिए जलाए थे, यहाँ कभी रातें रोशन रही होंगी। कारवां कुछ देर के लिए रुकता है। लोग मठ के अंदर जाकर दीवारों को देखते हैं। किसी जगह स्नो लेपर्ड के पंजों के निशान भी दिखते हैं, मानो पहाड़ का राजा भी यहाँ आता जाता हो। इस जगह का माहौल नींद जैसा है, धीमा, गहरा और भारी। जांस्कर की शाम आसमान जैसे कांच। जैसे जैसे शाम होती है, आसमान साफ होने लगता है। जांस्कर की हवा बादलों को ऐसे हटाती है जैसे कोई पर्दा खींच रहा हो। आसमान में लाखों तारे चमकते हैं, इतने साफ कि आप जैसे उन्हें छू सकते हो। कारवां रात की तैयारी करता है। यहाँ आग जलाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि हवा तुरंत लौ को बुझा देती है। लोग पत्थरों से एक छोटा सा घेरा बनाते हैं और उसके बीच थोड़ी सी आग जलाते हैं। सब लोग अपने चारों तरफ कंबल कसकर बैठते हैं। ठंड इतनी है कि उंगलियां सुन्न होने लगती हैं। कुछ लोग हाथ आग के पास ले जाकर हल्का सा सेक लेते हैं। रात का खाना, सूखा रोटी जैसा फ्लैट ब्रेड और थोड़ा सा नमक, और फिर गर्म चाय, जो यहाँ किसी दवा से कम नहीं। हवा में एक अजीब सा डर। रात गहरी और शांत है, लेकिन इस खामोशी में भी एक अजीब सा डर महसूस होता है, जैसे पहाड़ खुद आपको देख रहे हों। लोग कंबल ओढ़कर लेट जाते हैं, लेकिन नींद में थोड़ी थोड़ी बेचैनी रहती है। कभी कभी हवा की सीटी इतनी तेज हो जाती है कि कोई अचानक उठ जाता है। घोड़े भी हल्का हल्का हिलते हैं, जैसे कुछ उनको परेशान कर रहा हो। ये रात बहुत लंबी है और नींद आधी आती है, आधी डर के कारण टूट जाती है। सुबह, बर्फ में जमी दुनिया। सुबह की पहली रोशनी जहां कश्मीर में हल्की सी गर्म लगती थी, यहाँ बर्फ को और भी चमकीला बना देती है। पूरा कारवां सफेद रोशनी में घिरा हुआ है। बर्फ की एकदम पतली परत रात भर में जमा हो चुकी है। सांस छोड़ने पर भाप एक मोटी धुंध की तरह ऊपर उठती है। लोग हाथ रगड़ते हैं, जानवरों की पीठ पर जमी बर्फ हटाते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ने की तैयारी करते हैं, क्योंकि आज का रास्ता और भी कठिन है। अब आगे आएगा वह हिस्सा जो सबसे खतरनाक माना जाता है, हाई पास, जहां हवा इतनी हल्की है कि लोग आधी बात भी नहीं बोल पाते। यह जांस्कर का असली चेहरा है, खूबसूरत लेकिन बेरहम, शांत
लेकिन खतरनाक, धीमा लेकिन गहरा। अगर आप इस वक्त अपनी आंखें आधी बंद करके इस आवाज को सुन रहे हैं तो बस थोड़ा और रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि यह हिस्सा सफर का सबसे मुश्किल और सबसे धीमा हिस्सा है। यहाँ कहानी अपने आप धीमी हो जाती है, ठंडी हवा की वजह से, पतली सांस की वजह से और उन खतरनाक ढलानों की वजह से जो कभी भी फिसल सकती है। हम अब कारवां के साथ पहुंच चुके हैं उस जगह पर जिसे सदियों से लोग कहते हैं हाई पास। एक ऐसा पास जहां हवा इतनी हल्की है कि आदमी खुद को हवा में लटकता हुआ महसूस करता है। चढ़ाई की शुरुआत, जहां पैर खुद कांपने लगते हैं। सुबह की रोशनी बर्फ पर गिरकर चकाचौंध कर देती है। कारवां धीरे धीरे हाई पास की तरफ बढ़ता है। पहले 10 मिनट में ही सबको फर्क समझ आ जाता है। ये कोई साधारण रास्ता नहीं है। रास्ता इतना ढलान ले हुए है कि घोड़े अपना सिर नीचे करके चलते हैं। हर जानवर के पीछे एक आदमी रस्सी पकड़े चलता है। कभी कभी रस्सी दोनों हाथों से कसकर पकड़ दी जाती है, क्योंकि जरा सा फिसलना और आदमी या जानवर सीधा खाई में। सांस लेना मुश्किल, कदम उठाना और मुश्किल, और हर कुछ मीटर पर रुककर हवा अंदर खींचनी पड़ती है। करामत खान रुकते हैं और धीमी आवाज में कहते हैं, याद रखो, ऊंचाई में घबराहट सबसे बड़ी दुश्मन है। धीरे चलो, सोचकर चलो, हवा को अपने अंदर जगह दो। सब लोग उनका चेहरा देखते हैं। उनकी आंखों में भी थकान है, लेकिन उनका संतुलन लोगों को भरोसा देता है। रास्ते के किनारे जमी बर्फ जैसे कांच का पुतला हाई पास की तरफ बढ़ते हुए रास्ते के किनारों पर पतली पारदर्शी बर्फ की परतें जमी हुई दिखती हैं। पहली नजर में लगता है कि यह बस बर्फ है, लेकिन जब सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने पहाड़ों पर कांच की पतली चमकीली परत चढ़ा दी हो। ये बर्फ खतरनाक है, यह देखने में खूबसूरत है, पर इस पर पैर रखते ही ये टूट चुकी स्टील की तरह फिसलाती है। कारवां में आगे चल रहे एक नौजवान व्यापारी के कदम अचानक फिसलते हैं। वह लड़खड़ाता है, रस्सी झटके से तान जाती है। एक पल के लिए सबके दिल की धड़कन रुक जाती है। करामत खान तेजी से आगे बढ़ते हैं और उसे अपनी कोहनी से थाम लेते हैं। यहाँ खेल नहीं है, वह उसे फुसफुसाकर कहते हैं, यहाँ तुम्हारी सांस से ज्यादा इस पहाड़ की मर्जी चलती है। नौजवान सिर झुकाकर वापस लाइन में जुड़ जाता है। हवा की ठंड जो हड्डियों के आर पार चली जाए। जैसे जैसे ऊपर चढ़ाई होती है, एक अलग तरह की ठंड महसूस होती है। यह वह ठंड नहीं जो कश्मीर की रातों में होती है। यह ऐसी ठंड है जो सीधे हड्डियों में घुस जाती है, जैसे शरीर के अंदर किसी ने बर्फ भर दी हो। लोग अपने हाथों को कंबल और कोट के अंदर छुपा लेते हैं। नाक और होंठ सुन्न हो जाते हैं। कुछ लोगों के हाथों की उंगलियां नीली पड़ने लगती हैं। करामत खान एक नमक की छोटी सी थैली निकालते हैं। वह सबको थोड़ा थोड़ा देते हैं। यह एक पुरानी तकनीक है। बर्फ के बीच नमक छकने से शरीर हल्का गर्म महसूस करता है और सिर भारी होने से बच जाता है। सबको यह छोटा सा नमक मानो एक मिनी दवाई जैसा लगता है। हाई पास की छोटी दिखती है एक छोटा सा सफेद धब्बा। काफी देर बाद एक मोड़ पर पहुंचने पर करामत खान रुकते हैं और अपनी लकड़ी की छड़ी से दूर एक जगह इशारा करते हैं। वहां एक छोटा सा सफेद धब्बा दिखता है। वह कहते हैं, वही हाई पास है, बस वहीं तक पहुंचना है। पर सब जानते हैं वही थोड़ी सी दूरी कई बार सबसे ज्यादा थका देती है। अब रास्ता और पतला हो चुका है। एक तरफ ऊंचाई, दूसरी तरफ खाई और बीच में कारवां धीरे धीरे सांसों के गिन गिन कर कदम बढ़ाता जाता है। हवा इतनी कम कि बात करते ही चक्कर आए। इस ऊंचाई पर बातचीत लगभग बंद हो जाती है, क्योंकि जैसे ही कोई 2 लाइन बोलता है उसे चक्कर आने लगता है। हवा में ऑक्सीजन बहुत कम है। लोग अपने कान पकड़ते हैं, कुछ अपनी नाक के पास दुपट्टा कसते हैं, कुछ सिर दबाते हैं। सिर्फ करामत खान ही बीच बीच में बहुत धीमी आवाज में निर्देश देते हैं, साइड में मत देखो, सिर्फ कदमों पर फोकस रखो। उनकी आवाज यहाँ पहाड़ों की सीटी में खो जाती है, लेकिन फिर भी वह लोगों के दिमाग में टिक जाती है। हवा का रंग बदलना, नीला ग्रे, जैसे आसमान नीचे आ गया हो। ऊपर पहुंचते पहुंचते हवा का रंग बदल जाता है, सचमुच बदल जाता है। पहाड़ों में कई जगह हवा हल्के नीले ग्रे रंग की दिखती है, क्योंकि सूरज इतनी ऊंचाई पर बर्फ से टकराकर अजीब तरीके से रोशनी फेंकता है। यह दृश्य हिप्नोटिक सा लगता है, जैसे आप किसी सपने में चल रहे हों और दुनिया स्लो मोशन में बदल गई हो। कारवां चोटी पर पहुंचता है। सांस फूली हुई, लेकिन दिल गर्व से भरा। कुछ घंटे की लड़ाई के बाद कारवां आखिरकार हाई पास की चोटी पर पहुंचता है। यहाँ का नज़ारा सब कुछ भुला देने वाला है। चारों तरफ सिर्फ बर्फ के ऊंचे टीले
दूर तक फैली सफेद और नीली परतें। आसमान इतना करीब कि लगता है हाथ उठाओ और पकड़ लो। सब लोग चोटी पर पहुंचकर बस चुपचाप खड़े रहते हैं। कोई कुछ बोलता नहीं, किसी में ताकत नहीं बची। पर इस चुप्पी में एक भारी सा एहसास है, हमने जीत लिया। ठंड का झटका और आगे का असली खतरा। चोटी पर खड़े होते ही एक तेज बर्फीली हवा चेहरे पर पड़ती है। यह हवा इतनी तेज है कि अगर आप अपना दुपट्टा ढीला छोड़ दें, वह उड़कर कहीं दूर चला जाए। करामत खान दूर क्षितिज देखकर कहते हैं, नीचे की ढलान जरा खतरनाक है। ऊपर आना मुश्किल था, पर नीचे जाना और भी मुश्किल होगा। कई लोग यह सुनकर चौंकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था सबसे बड़ा खतरा चढ़ाई ही है। लेकिन नहीं, हाई पास की तंग फिसलन वाली उतराई किसी भी कारवां की सबसे कठिन परीक्षा होती है। हाई पास की तरफ एक आखिरी नजर। चलने से पहले हर व्यक्ति एक बार पीछे मुड़कर चोटी को देखता है। कुछ लोग हाथ जोड़ते हैं, कुछ सिर्फ हल्की मुस्कान देते हैं, कुछ चुपचाप आंखें बंद करके एक गहरी सांस लेते हैं, क्योंकि यहां से नीचे उतरना एक नई लड़ाई शुरू करने जैसा है। और हमारी कहानी अब हाई पास के बाद की उस खतरनाक ढलान में उतरेगी जहां बर्फ आपकी दोस्त भी है और दुश्मन भी। तो वापस चलते हैं हमारी धीमी, बर्फ से ढकी, नींद लाने वाली ट्रेड जर्नी पर, जहां हर सांस बादलों जैसी ठंडी लगती है और हर कदम ऐसा लगता है जैसे पहाड़ों ने चाल धीमी करने की कसम खा रखी हो। हमारा सिल्क कारवांस अब उस पॉइंट पर पहुंच चुका है जहां असली इम्तिहान शुरू होता है। वो जगह जहां ऊपर से सूरज निकल भी जाए तो भी आसपास की हवा बर्फ जैसी लगे। जगह का नाम सुनकर ही ठंड लगती है, फतुला का फ्रोजन पाथ। और भाई, अगर आपने कभी ऐसी ठंड वाली चढ़ाई नहीं देखी तो बस इमेजिन करो कि आप एक ऐसी सीढ़ी चढ़ रहे हो जिस पर बर्फ जमी है और आप जानते हो कि फिसले तो बस बैकग्राउंड में हिमालय की गूंजती हुई हवा बोलती रहेगी, उप्स। जैसे जैसे कारवां ऊपर की तरफ बढ़ता है, कदम और भी धीरे होने लगते हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ दिमाग में जो सबसे पहली चीज आती है वो है, यार ऑक्सीजन का क्या? क्योंकि यहाँ चाल वैसे ही स्लो है जैसे कोई रात में नींद आने से पहले अपने फोन पर वही पुरानी रील्स स्क्रॉल करता रहता है। कैरावैन के लोग और उनका स्लो मोशन वाला रूटीन। आप नोटिस करोगे कि कारवां के हर सदस्य का एक अपना पेस है, मगर जैसे ही ऊंचाई बढ़ती है सबका पेस एक कॉमन स्लो मोशन मोड में शिफ्ट हो जाता है। एक बंदा ऊंची सांस लेकर कहता है, पानी थोड़ा पास करना, और वो थोड़ा भी ऐसा लगता है जैसे आधे मिनट में निकला हो। दूसरा बंदा सिर्फ सर हिलाता है क्योंकि बोलने में भी एनर्जी लगती है। तीसरा बंदा सिर्फ चुपचाप अपने याक के साथ चलता रहता है जैसे उसने लाइफ में बयानबाजी छोड़ दी हो। थोड़ा स्लो चल, थोड़ी जान बचा के। कैरावैन मास्टर, जिसे हम पहले भी कई बार देख चुके हैं, अपनी काम वॉइस के साथ वो हमेशा की तरह पीछे मुड़कर देखता है और फिर एक जेंटल सुपर रिलैक्स टोन में बोलता है, सब सही पेज पे चल रहा है, बस ब्रीथ धीरे रखना। उसकी आवाज का असर ऐसा है कि अगर कोई 2 मिनट पहले पैनिक करने वाला था वो भी अचानक जेन मास्टर बन जाता है। कभी कभी लगता है कि कैरावैन्स को चलाने के लिए सिर्फ सामान उठाना ही नहीं, थोड़ा बहुत थेरेपिस्ट वाला पेशेंस भी चाहिए होता है। स्नो ट्रेल्स जो अपना नेचर चेंज करते रहते हैं, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है स्नो का टेक्सचर भी बदलता रहता है। हाँ, स्नो का भी मूड होता है, कभी पाउडरी सॉफ्ट जैसे किसी ने आटे जैसा स्नो गिरा दिया हो, कभी हार्ड आइसी जैसे किसी ने जमीन पर ग्लास फैला दिया हो, और कभी थिन स्लिपरी लेयर जो बस इंतजार में रहती है। चल बेटा जरा फिसल के देखो। कैरावैन्स इस रास्ते को हर साल देखते हैं, लेकिन नेचर कभी कॉपी पेस्ट नहीं करती। हर साल एक नया सरप्राइज। यक भी कभी कभी कदम रोक कर नीचे देखते हैं, जैसे कह रहे हों, ये पथ थोड़ा ट्रिकी है, जरा देख के। और जब जानवर तक ऐसा स्लो केयरफुल एटीट्यूड दिखाते हैं तो इंसान की हालत तो इमेजिन की जा सकती है। कोल्ड विंड्स जो बिना परमिशन के फेस पे स्लप कर देती हैं। ऊंचाई पे पहुंचते पहुंचते हवा का नेचर अलग ही हो जाता है। नीचे वैली में हवा बस चलती थी, यहाँ हवा पकड़कर झटका देती है, कभी सामने से, कभी साइड से, और कभी अचानक पीछे से। ऐसे लगती है जैसे किसी ने प्लेफुल पुश दे दिया हो। एक बंदा बोल उठता है, भाई ये हवा फ्रेंड भी नहीं और एनिमी भी नहीं, ये तो कंफ्यूजिंग कैटेगरी की हवा लगती है। कैरावैन मास्टर हंस देता है और कहता है, हवा का काम है चलना, हमारा काम है बैलेंस रखना। नींद लाने वाली प्रैक्टिकल माउंटेन टाइप फिलॉसफीज। सच बताऊं तो ऐसे मोमेंट्स में पहाड़ खुद लेक्चर देते हुए लगते हैं। साइलेंट स्ट्रेच जहां सिर्फ स्नो क्रंच होता है। एक पॉइंट पर पहुंचकर कॉन्वर्सेशन लगभग 90% कम हो जाती है।
ना कोई जोक्स, ना कोई कंप्लेन्स, ना कोई अननेसेसरी बात। बस ये 3 साउंड्स, बर्फ का क्रंच क्रंच क्रंच, यक की धीमी सांसें, हवा की लंबी खिंची हुई आवाज। ये वो हिस्सा है जहां दर्शक भी सुनते सुनते धीरे धीरे स्लीपी मोड में चले जाते हैं। कैरावैन की स्लो वॉक नेचर के खिलाफ नहीं, बल्कि नेचर के साथ मैच करके चलने वाली वॉक है। कुछ बंदे तो बस अपने कदम देखते रहते हैं, एक कदम फिर दूसरा, जैसे कोई मेडिटेशन ऐप हो। मगर 14,000 फीट की एल्टीट्यूड पर फ्रोजन स्ट्रीम जहां पनीपात के अंदर लॉक्ड रहता है। इस पार्ट में एक छोटी फ्रोजन स्ट्रीम आती है। नीचे पानी बह रहा होता है, लेकिन ऊपर का लेयर पूरा ग्लास जैसा फ्रोजन होता है। कैरावैन मास्टर स्टाफ से इशारा करता है, लाइन टाइट रखना, एक एक करके क्रॉस करो। यक आराम से क्रॉस करते हैं, क्योंकि उनके हूव्स इस काम में एक्सपर्ट होते हैं। इंसान क्रॉस करते समय थोड़ा स्लो हो जाते हैं। एक बंदा तो इतनी धीरे चलता है जैसे आइस को हर्ट न करना चाहता हो। आइस के नीचे का स्लो मूविंग पानी ऐसा लगता है जैसे किसी ने टाइम को पॉज कर दिया हो। और इस एक जगह पर खड़े रहकर अगर आप सांस रोककर सुने तो ऐसा एहसास होता है जैसे माउंटेन्स इंटरनली अपना कोई एंशिएंट सॉन्ग गुनगुना रहे हों। एल्टीट्यूड का असर, ऊर्जा स्लो, सोच स्लो, हर चीज काल्म। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है दिमाग का प्रोसेसिंग भी स्लो हो जाता है। कैरावैन का एक जवान लड़का बोलता है, सर ऐसा लग रहा है जैसे माइंड एकदम स्लो रेंडर मोड पे चला गया हो। मास्टर मुस्कुराता है, स्लो होना ही तो पर्वतों का इफेक्ट है। जब तक स्लो नहीं होगे हिमालयस के साथ ट्यून नहीं बनेगा। और सच ये है कि कारवां का हर सदस्य, इवन सबसे टफ वाला, यही महसूस करता है। ऊंचाई पर हर चीज काल्म हो जाती है। दिल की धड़कन, चलने का पेस, बोलने की जरूरत, दिमाग में चल रही रैंडम थॉट्स, सबकी जगह ले लेती है ये वन सिंपल थॉट, बस कदम स्टेडी रखना है। और बस यही है इस पार्ट का स्लो मंत्र। फ्रोजन कैंप साइट, जहां रात खुद क्रिस्टल बनकर उतरती है, शाम धीरे धीरे आती है और टेम्परेचर इतनी अचानक नीचे गिरता है कि ऐसा लगता है जैसे हवा ने किसी ने एसी का रिमोट उठा लिया हो। कैरावैन मास्टर एक फ्लैट स्नोवी एरिया पर रुकने का इशारा करता है, यही कैंप सेट खा रहा हूं और आज फायर थोड़ा स्ट्रांग रखना। टेंट धीरे धीरे लगते हैं। घोड़े और याक्स को स्नो विंड से बचाने के लिए एक तरफ बांधा जाता है। कुछ लोग फायर पिट तैयार करते हैं और फिर वो मोमेंट आता है जो कश्मीर लद्दाख के हर ट्रैवलर को हमेशा याद रहता है। स्नोवी साइलेंस, किसी भी सिविलाइजेशन की आवाज नहीं, बस फायर की क्रैकल और हवा की लॉन्ग विसल। कुछ सदस्य अपने हाथ आग के करीब रखते हैं और आग का रंग इस ऊंचाई पर डीप ऑरेंज होता है, मानो खुद सूरज ने फायरवुड में एंट्री कर ली हो। नाइट टॉक्स, हल्की स्लीपी स्लो कॉन्वर्सेशंस। डिनर के बाद रात का हिस्सा शुरू होता है जिसे माउंटेन टॉक टाइम कह सकते हैं। बातें धीमी होती हैं, थोड़ी स्पेस्ड आउट, थोड़ी हल्की सी ड्रीम्स जैसी। एक लड़का कहता है, सर कल कितना अपहिल और बचा है? मास्टर हल्के से चाय की एसआईपी लेते हुए जवाब देता है, बस थोड़ा, लेकिन कल का दिन सीनिक होगा, स्नो कम होगी और स्काई क्लियरर। दूसरा पूछता है, ये रोज पुराना कितना है? मास्टर धीरे से मुस्कुराता है, इतना पुराना कि जब हमारी जनरेशन स्टेयरकेस चढ़ना सीख रही थी तब यहाँ कैरावैन्स चल रहे थे। सबके चेहरे पर हल्की नींद वाली हंसी आ जाती है। धीरे धीरे लोग अपने स्लीपिंग बैग्स में घुसने लगते हैं। एक एक करके कॉन्वर्सेशंस फेड होने लगती हैं, जैसे कोई डिमर स्लो कर्टन नीचे कर रहा हो। कैरावैन मास्टर आखिरी बार आग देखता है और कहता है, चलो आज की रात माउंटेन्स का म्यूजिक सुनो, कल फिर चढ़ाई है। और उसके बाद बस हवा, आग की धीमी क्रैकल और बहुत ही धीरे धीरे गिरती हुई बर्फ। रात का टेम्परेचर जैसा आपने इमेजिन किया होगा धीरे धीरे नीचे जाता रहा, इतना नीचे कि सुबह जब कारवां के लोग बाहर निकले तो टेंट के ऊपर एक थिन क्रिस्टलाइन लेयर जमी थी। हल्की सी धूप उस लेयर पर पड़कर टाइनी स्पार्कल्स बना रही थी, जैसे नेचर खुद मॉर्निंग ग्रीटिंग भेज रही हो। गुड मॉर्निंग, आज थोड़ा और स्लो चलो। और हाँ, ये वही मॉर्निंग है जो कश्मीर से लेकर लद्दाख के पर्वतों तक फेमस है। सुपर क्वाइट, सुपर कोल्ड, सुपर पीसफुल। कैरावैन मास्टर हमेशा की तरह सबसे पहले उठ चुका है। वो अपने ग्लव्स पहनते हुए धीमी आवाज में कहता है, चलो आज का दिन लॉन्ग स्ट्रेच का है, पाँच हल्की रखना, ब्रीथ स्टेडी रखना। बाकी लोग हाफ स्लीप स्टेट में बाहर आते हैं। सांसों से धुआं जैसा वेपर निकलता है और सबके चेहरों पर एक कॉमन एक्सप्रेशन होता है, हाँ थम ज्यादा है पर सीनरी मेकअप कर रही है। मॉर्निंग सेटअप, याक की घंटियां और स्लो फुटस्टेप्स। जैसे जैसे सामान दोबारा लोड होता है
कैंप धीरे धीरे डिसमेंटल होने लगता है। यक की छोटी छोटी घंटियां जब हिलती हैं तो एक रिदमिक साउंड बनती है, थिंग थिंग थिंग, जो सुबह की नींद को डिस्टर्ब नहीं करती बल्कि सूदिंग बैकग्राउंड जैसा फील देती है। एक बंदा यॉर्निंग करके पूछता है, सर आज अपहिल ज्यादा है या प्लेन? मास्टर हंसकर जवाब देता है, आज का रूट प्लेन दिखता है पर हवा अपहिल वाली लगेगी। सब हंस देते हैं क्योंकि यहाँ हवा को समझना आसान नहीं। ये बिना रीजन मूड बदल लेती है। Path that looks like a ribbon lay highway का early glimpse। कुछ ही दूरी चलने के बाद वो मोमेंट आता है जहां दूर होराइजन में एक लंबा सूखा बेज रंग का पाथ दिखता है, यानी ले हाईवे का वो हिस्सा जो ऐसे लगता है जैसे किसी जायंट ने जमीन पर एक पतला रिबन रख दिया हो। कैरावैन मास्टर हाथ उठाकर इशारा करता है, वही रूट है, आज हम उसको फॉलो करेंगे। सुबह की लाइट इतनी सॉफ्ट होती है कि हाईवे का रंग पस्टल जैसा लगता है। बर्फ दूर दूर तक फैली है लेकिन बीच का पाथ साफ और डिफाइंड दिखता है। कैरावैन के लोग जब इस हाईवे को देखते हैं तो वो जानते हैं कि लद्दाख ऑफिशियली शुरू हो चुका है। ड्राई लैंडस्केप जहां हवा की एक आवाज भी जायंट लगती है। जैसे जैसे कारवां आगे बढ़ता है लैंडस्केप एकदम बदलने लगता है। कश्मीर की ट्री फिल्ड वैलीज अब पीछे छूट चुकी हैं। यहाँ सिर्फ वाइड ओपन सैंडी कलर्ड माउंटेन्स हैं जिन पर बर्फ पैचेस की तरह टिकी है। साइलेंस इतना डीप होता है कि अगर कोई बंदा थोड़ा तेज बोले तो आवाज खुद को बड़े एको में सुनाती है। एक लड़का खुद को रोक नहीं पाता और बोल देता है, भाई यहाँ तो साइलेंस भी लाउड लग रहा है। मास्टर हल्का सा मुस्कुराता है, इसे साइलेंस को फील करोगे तो तुम्हारी वॉक अपनी खुद की रिदम पकड़ लेगी। और सच में यहाँ साइलेंस वॉक को धीमा नहीं करता, वॉक को स्टेडी बना देता है। कैरावैन स्लो स्टेडी पेस, न तेज न बहुत स्लो। ये पार्ट इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ चढ़ाई कम है लेकिन हवा इतनी ड्राई और थिन है कि पेस ऑटोमेटिकली सेटल हो जाता है। हर कदम पर एक छोटा सा पॉज, हर सांस पर एक सटल एडजस्टमेंट। यक बिल्कुल स्टेडी चल रहे होते हैं। उनकी चाल ऐसी होती है जैसे उन्हें दुनिया की कोई चिंता नहीं, वो बस चलते रहते हैं, सेम स्पीड सेम रिदम। कैरावैन का एक मेंबर पीछे से बोलता है, यक्स का कामनेस अलग ही लेवल का है। मास्टर जवाब देता है, ये माउंटेन्स उनका घर है, हम तो बस मेहमान हैं। और इस एक लाइन में पूरे जर्नी की फिलॉसफी छुपी है। विंड टर्न स्ट्रॉन्ग, ठंडी हवा का थोड़ा एटीट्यूड। जैसे जैसे दोपहर करीब आती है हवा थोड़ी तेज होने लगती है, ना बहुत डेंजरस, बस थोड़ी एटीट्यूड वाली। ये हवा ऐसा वाइब देती है जैसे पूछ रही हो, चलना पेस टेस्ट करते हैं। कैरावैन मेंबर्स अपने स्कार्व्स कस लेते हैं, हुड्स टाइट कर लेते हैं और पेस वही स्टेडी रखकर आगे बढ़ते हैं। कभी हवा इतनी स्ट्रांग होती है कि महसूस होता है जैसे किसी ने पीछे से हल्का सा पुश किया हो, और कभी अचानक स्लो हो जाती है जैसे हवा खुद भी रेस्ट लेने लगी हो। ये अनप्रेडिक्टेबल नेचर ही इस जर्नी को इतना रियल बनाता है। एल्टीट्यूड इफेक्ट, थकान धीरे धीरे बढ़ती है। लंच टाइम आते आते थकान बढ़ चुकी होती है। कैरावैन मास्टर एक फ्लैट स्पॉट देखकर इशारा करता है, यहीं ब्रेक 20 मिनट। सब क्वाइटली बैठ जाते हैं। कुछ लोग अपने पानी की बोतल निकालते हैं जो आधी बर्फ जैसी लग रही होती है। कुछ लोग बस अपना बैग जमीन पर रखकर लेट जाते हैं। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, थकान शरीर से ज्यादा दिमाग में महसूस होती है। एल्टीट्यूड का इफेक्ट सटल होता है, जैसे किसी ने दिमाग की स्पीड को 80% कर दिया हो। एक बंदा बोलता है, सर ऐसा लग रहा जैसे दिमाग 720p मोड पे चल रहा है। मास्टर फिर अपनी ट्रेडमार्क काम स्माइल देता है, यह नॉर्मल है, माउंटेन्स माइंड को स्लो मोड में ही चलाते हैं। फिर सब चुपचाप बैठकर दूर तक फैली हुआ बर्फ को देखते रहते हैं। यहाँ साइलेंस भी लंच ब्रेक का हिस्सा लगता है। ओल्ड मार्कर्स, वो पत्थर जो रास्ते बताते हैं। ब्रेक के बाद जब कारवां वापस चलता है, कुछ दूरी पर पुरानी पत्थरों की छोटी मीनारें दिखती हैं जिन्हें लोकल लोग कई सालों से रूट मार्क करने के लिए बनाते आए हैं। ये मार्कर्स इंटरेस्टिंग इसलिए हैं क्योंकि ये किसी फॉर्मल गवर्नमेंट रोड साइन की तरह नहीं दिखते, बस कुछ स्टैक्ड स्टोन्स होते हैं, लेकिन ट्रैवलर्स इनको देखकर समझ जाते हैं कि पाथ सही है। कैरावैन मास्टर उन मार्कर्स को देखकर सॉफ्टली कहता है, यही वो मार्कर्स हैं जिन्हें ट्रेड कैरावैन्स सेंचुरी से फॉलो करते आए हैं। कैरावैन का यंगेस्ट मेंबर पूछता है, सर ये कब से है? मास्टर जवाब देता है, एग्जैक्ट कोई नहीं जानता, पर इतना पक्का है कि जब ट्रेड शुरू हुआ था तब से ये पाथ गाइड कर रहे हैं। और सोचने वाली बात है, इतनी ऊंचाई पर, इतनी हार्श कंडीशंस में ये छोटे छोटे मार्कर्स ट्रैवलर्स का सबसे लॉयल फ्रेंड रहे हैं। स्काई टर्न्स डीप ब्लू, लद्दाख वाली फेमस लाइटिंग,
दोपहर की लाइट कुछ देर बाद बदलने लगती है। स्काई एकदम डीप ब्लू शेड ले लेता है और हवा का टेम्परेचर और गिरने लगता है। स्नो पैचेस चमकने लगते हैं, माउंटेन्स के एजेस शार्प नजर आने लगते हैं। और यही वो समय होता है जब लद्दाख अपना असली रूप दिखाता है, वाइड, एम्प्टी, काम और पूरी तरह सरियल। कैरावैन का हर मेंबर ऑटोमेटिकली स्लो होकर वॉक करने लगता है। कोई कैमरा नहीं, कोई लाउड एक्साइटमेंट नहीं, बस एक साइलेंट अप्रिशिएशन। मास्टर सॉफ्टली कहता है, ऐसे ही सीन्स के लिए लोग हजारों किलोमीटर ट्रैवल करते हैं और हम इनके बीच से गुजर रहे हैं। लेट आफ्टरनून, जब शैडोज लंबी होने लगती हैं, जैसे जैसे समय गुजरता है माउंटेन्स की शैडोज लंबी होने लगती हैं। पाथ एकदम सिनेमैटिक लगता है, जैसे कोई स्लो मोशन डेजर्ट सीन। यक की घंटियां और फुटस्टेप्स, स्नो की सॉफ्ट क्रंच, ये सब मिलकर एक नेचुरल साउंड ट्रैक बना देते हैं। कैरावैन के लोग अब थोड़े टायर्ड दिखने लगते हैं, लेकिन आगे बढ़ते रहते हैं क्योंकि इवनिंग तक कैंप साइट पहुंचना जरूरी है। मास्टर कहता है, आज का कैंप साइट पास में ही है, पेशेंस रखना। ये लाइन सुनते ही सबके फेसेस पर हल्की सी राहत आ जाती है। इवनिंग डिसेंट और कैंप साइट की पहली झलक। फाइनली जब सूरज थोड़ा नीचे आने लगता है, कैरावैन एक हल्की डाउनहिल स्लोप पर पहुंचता है। नीचे एक स्मॉल फ्लैट एरिया दिखता है जहां कुछ पुराने फायरप्लेस मार्क्स नजर आते हैं। मास्टर हाथ उठाकर अनाउंस करता है, यही कैंप, आज की रात यहाँ। कैरावैन मेंबर्स एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। कुछ लोग सीधे बैठ जाते हैं, कुछ पानी भरने के लिए जाते हैं, कुछ बस डीप ब्रेथ्स लेकर लैंडस्केप देखते रहते हैं। स्लो कोल्ड विंड उनके चेहरे पर लगती है, लेकिन अब वो हवा भी वेलकम लगने लगती है। ऐसा लगता है जैसे पूरे दिन की जर्नी ने सबको माउंटेन रूटीन में ढाल दिया है। शाम धीरे धीरे रात में बदल रही है। कैंप साइट बिल्कुल शांत है, इतना शांत कि अगर कोई अपनी जैकेट की जाइब भी खींचे तो साउंड हवा में अलग से सुनाई देता है। कैरावैन फाइनली सेटल होने लगा है। यकों को एक जगह बांध दिया गया है, टेंट्स हाफ ओपन पड़े हैं और हर ट्रैवलर रात के लिए खुद को तैयार कर रहा है। ये वो टाइम है जब डीन की थकान उतरती भी नहीं और अगले दिन की हल्की टेंशन छड़ती भी नहीं। ये बीच का जोन होता है, calm, स्टिल और थोड़ा ड्रीमी। जैसे ही सूरज होराइजन के पीछे छिपता है, टेम्परेचर अचानक नीचे गिरता है, ना ग्रेजुअल, एकदम शार्प ड्रॉप। कैरावैन का सबसे बुजुर्ग ट्रैवलर हंसकर बोलता है, ये माउंटेन की एंट्री फी है, बिना थन दिए ये किसी को अंदर नहीं आने देते। सब हल्का सा मुस्कुराते हैं और अपनी जैकेट्स, ग्लव्स और कैप्स कस लेते हैं। हवा में एक अजीब क्रिस्पनेस होती है, जैसे हवा खुद भी बर्फ बनी हो। इस साइलेंस में चाय की गर्म भाप भी एक छोटी सी लग्जरी लगती है। कैरावैन मेंबर्स लकड़ियां इकट्ठा करते हैं। कुछ लकड़ियां इतनी ठंडी होती हैं कि उन्हें पकड़ने से पहले ग्लव्स एडजस्ट करने पड़ते हैं। मास्टर आग जलाते हैं। मैच स्टिक की छोटी सी लौ ठंडी हवा में थरथराती है, लेकिन कुछ सेकंड बाद फ्लेम स्टेडी हो जाती है। आग की लाइट कैंप साइट को ऑरेंज गोल्डन टिंट देती है। यह लाइट इस बर्फीली रात में ऐसा लगता है जैसे किसी ने अंधेरे में एक वार्म बबल क्रिएट कर दिया हो। कैरावैन के लोग सर्कल बनाकर बैठ जाते हैं। कोई क्वाइटली आग को देख रहा है, कोई हाथ सेंक रहा है और कोई बस अपनी सांसों की भाप को डिसअपीयरिंग होते देख रहा है। डिनर सरप्राइजिंगली सिंपल होता है, राइस, थोड़ा स्ट्यू और गर्म पानी। लेकिन इस ठंड में यह मील किसी रॉयल फीस्ट जैसा लगता है। एक ट्रैवलर बोलता है, ये इस नॉर्मल जगह खाऊं तो टेस्ट नॉर्मल, यहाँ खाऊं तो वर्ल्ड क्लास। सब हंस देते हैं और हंसी इस हाई एल्टीट्यूड में भी एको बनाती है। कैरावैन मास्टर शांत होकर बोलते हैं, माउंटेन पर टेस्ट नहीं, टाइमिंग मैटर करता है। सही जगह सही टाइम पर मिला खाना हमेशा डिलीशियस लगता है। और ये बात सच है, क्योंकि यहाँ हर सिंपल चीज रेयर ट्रीट बन जाती है। डिनर के बाद सब लोग वापस आग के पास आकर बैठ जाते हैं। अब बातचीत भी धीमी हो जाती है, जैसे वर्ड्स हवा में धीमे तैर रहे हों। थकान सबको धीरे धीरे अपने अंदर खींच रही है, लेकिन कोई सीधे टेंट में नहीं जाता। क्यों? क्योंकि इस ऊंचाई की रात में आग का वार्मथ छोड़ पाना आसान नहीं होता। चारों तरफ अंधेरा है, लेकिन ये अंधेरा डरावना नहीं, बस बहुत गहरा है। इतना गहरा कि आंखें खोलकर भी आपको हाफ ड्रीम जैसा फील होता है। धीरे धीरे आसमान पूरी तरह क्लियर हो जाता है। क्लाउड्स गायब, होराइजन शार्प और फिर एक एक करके स्टार्स दिखने लगते हैं। पहले कम, फिर अचानक बहुत सारे। ऐसा लगता है जैसे आसमान ने रात के लिए अपनी सारी लाइट्स ऑन कर दी हों। कैरावैन का एक मेंबर धीरे आवाज में बोलता है, सर, इतने स्टार्स तो जिंदगी में कभी नहीं देखे। मास्टर सॉफ्टली जवाब देता है, जब हवा क्लीन हो, धुआं ना हो, लोग कम हो, तो स्काई अपना पूरा शोरूम दिखाता है।
सब ऊपर देखते रहते हैं। इसी की आंखें आधी बंद हो जाती हैं। किसी को ऐसा लगता है जैसे वो किसी जायंट स्पेस डोम के अंदर बैठे हों। कैंपफायर के पास बैठकर मास्टर अपनी काल्म आवाज में पुरानी कैरावान स्टोरीज सुनाने लगते हैं। वो कहते हैं, इस हाईवे पर कभी कभी ऐसे ट्रैवलर्स भी चलते थे जो अकेले बिना किसी सपोर्ट के पूरा रोड क्रॉस करते थे, बस लकड़ी की छड़ी, पानी और एक छोटा बैग लेकर। एक यंग मेंबर पूछता है, सर अकेले ये पॉसिबल है? मास्टर मुस्कुराते हैं, पॉसिबल तो नहीं, पर स्टोरीज में सब पॉसिबल होता है। फिर वो आगे बताते हैं, कुछ ट्रैवलर्स कहते थे कि इस हाईवे में रात को कभी कभी दूर एक छोटी सी लाइट दिखती है। ऐसे कोई घर हो, लेकिन पास पहुंचने पर पता चलता है कि वहां कुछ नहीं है। कुछ लोग ये भी कहते थे कि रात की हवा में कभी कभी किसी का नेम सॉफ्टली सुनाई देता है, लेकिन जब पीछे मुड़ते हैं तो बस हवा चल रही होती है। कैरावान मेंबर्स स्टोरीज सुनते सुनते थोड़ा और कैंप फायर के करीब चले आते हैं। स्टोरी स्केरी नहीं होती, से इतनी स्लो और ड्रीमी होती है कि दिमाग हाफ स्लीप मोड में चला जाता है। विंड शिफ्ट, रात की हवा सडनली बदलती है। कहानी खत्म होने के कुछ समय बाद हवा धीरे धीरे तेज होने लगती है। पहले लाइट ब्रेज, फिर थोड़ा हेवी गस्ट और फिर अचानक एक तेज झोंका जो आग की लपटों को एक तरफ झुका देता है। मास्टर ऊपर देखते हैं, वेदर शिफ्ट हो रहा है। कैरावान मेंबर्स स्कार्फ्स कस लेते हैं, टेंट रोप्स चेक कर लेते हैं। कोल्ड विंड अब थोड़ी अग्रेसिव लगती है, जैसे कह रही हो, थिक है आप सो जाओ। टेंट्स के अंदर वो कोजी साइलेंस जिसमें सिर्फ सांसों की आवाज आती है। फाइनली सब लोग अपने अपने टेंट्स में चले जाते हैं। स्लीपिंग बैग्स बाहर की ठंड से उलट गर्म लगते हैं। टेंट के अंदर एक कोजी साइलेंस भरा होता है। बाहर हवा की हल्की सी आवाज, अंदर स्लीपिंग बैग की रसल, कभी कभी किसी की डीप एक्सहेल, और यही वो साइलेंस है जिसके कारण नींद जल्दी आती है। कैरावान का एक सदस्य हल्की आवाज में बोलता है, सर ये नाइट तो किसी डॉक्यूमेंट्री वाली लग रही है। मास्टर टेंट के बाहर से सॉफ्टली जवाब देते हैं, कल मॉर्निंग और स्पेशल होगी। कल हम ले को ऑफिशियली एंटर करेंगे। ये लाइन सुनकर कैंप हर टेंट में एक छोटी सी एक्साइटमेंट भेज देती है, लेकिन थकान इतनी ज्यादा है कि एक्साइटमेंट भी स्लीप को डिस्टर्ब नहीं कर पाती। सबके टेंट्स धीरे धीरे साइलेंट हो जाते हैं। हाँ, वह अपनी स्टेडी वॉइस में चलती रहती है। स्टार्स ऊपर अपनी जगह ठहरे रहते हैं और इसी माउंटेन नाइट वाइब के साथ पार्ट 9 की कहानी रात में डिसॉल्व हो जाती है।